हेलो, वेलकम टू टेट प्रिपरेशन। टीईटी प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में एमपीटेट वर्ग 3 के लिए गणित का पोर्शन करने जा रहे हैं। एमपीटेट वर्ग 3 2020 मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020, जिसे वर्ग 3 भी कहते हैं हम, एमपीटेट वर्ग 3 2020, जो कि 5 मार्च 2022 से स्टार्ट हुई थी, कोविड के कारण लेट हुई थी। उसका 6 मार्च 2022 का शिफ्ट 2 का हम पेपर करने जा रहे हैं। गणित पोर्शन रहेगा इसका। गणित के 30 प्रश्न हम इसमें करेंगे। अब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में आएगा, तो प्रीवियस ईयर पेपर के तौर पर आप इसे देख सकते हैं। और जिस भी किसी एग्जाम, टेट एग्जाम में गणित आता है वो लोग इसे देख सकते हैं। ठीक, ये प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 31 से तो 60 तक। ये 6 मार्च 2022 का पेपर है, शिफ्ट 2 का। गणित के 31 से 60 नंबर तक, मतलब टोटल 30 प्रश्न रहेंगे। पहला प्रश्न है 31 नंबर का। लिखा है फाइंड द सम। फाइंड द सम मतलब योग ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? योग का पता लगाइए। योग का पता लगाइए। तो 688 बटे 667 प्लस 531 बटे 667 प्लस 490 बटे 667। ठीक, ऑप्शन भी आपको बता देते हैं लगे हाथों। ऑप्शन इसमें डबल डबल दिए हैं। क्यों डबल डबल दिए हैं? क्योंकि इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में दिया है। ऑप्शन बता देता हूं मैं आपको। पहला ऑप्शन है 7461 बटे 1020। दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 1708 बटे 667। ये 1708 बटे 6, ये भी बी वाला है। ये ए वाले बोर्ड, ये हिंदी, ये अंग्रेजी का और ये हिंदी का ऑप्शन है। ऑप्शन सी है, ये ऑप्शन सी यहाँ है 866 अपॉन 895, और ऑप्शन डी है 895 बटे 976। सही जवाब दीजिए। हलवा प्रश्न है ये, फिर भी हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे। पहले आपको समय दे देता हूं मैं, 10 सेकेंड दिए आपको। अब बताइए आप। ये रहा प्रश्न, बताइए। तो बड़ा ही सिंपल सा आंसर है इसका। देखिए, लिखा है 688 बटे 667 प्लस 531 बटे 667 प्लस 489 बटे 667। तो जब भी ये ऊपर का है अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। अंश बोलते हैं ऊपर वाले को, इंग्लिश में न्यूमरेटर बोलते हैं। नीचे वाले को हर यानी कि डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें ये जो हर अगर समान है, हर की संख्या यदि समान है, तो तीनों में से एक लिख देंगे। 667 मतलब तीनों में से कॉमन 667 लिख देंगे। ऊपर जो भी संख्या लिखी है एज इट इज लिख देंगे। मतलब 688 लिखा है तो 688 प्लस लिखा है, प्लस 531 तो 531 प्लस, तो प्लस 489 तो 489। ठीक, बटे 667 है ही सही। जोड़ देंगे तो 9 और 1 10, 10 और 8 18, 18 के 8 हासिल का 1, 8 और 1 9, 9 और 3 12, 12 और 8 20, 20 के शून्य हासिल का 2, 6 और 2 8, 8 और 5 13, 13 और 4 17, 1708 बटे 667। ये दिख रहा है कि हमें कहीं ऑप्शन में? तो हाँ, दिख रहा है भैया। कौन से ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर बी है 1708 बटे 667। तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार के प्रश्न तो हलवा प्रश्न थे। अब अगली एग्जाम में ये आए आए नहीं आए, इसका कुछ कह नहीं सकते हम। ठीक, अगला देखते हैं। अगला देखिए, 32 नंबर का प्रश्न है।
थोड़ा सा जूम हम कर लेंगे, इसको दिख रहा होगा आपको। अच्छा प्रश्न है। द एवरेज ऑफ 6 टर्म्स is 24 and the first term is 1/5 of the sum of the remaining terms. What will the first number? 6 पदों का औसत। औसत क्या होता है कि सब 6 पदों का मतलब 6 लोग, 1 2 3 4 5 6 लोग में बराबर बराबर हमने बांट दिया। कितने? 24 बराबर बराबर बांट दिए। सब में इसको 24 मिले, पहले वाले को, दूसरे वाले को भी, तीसरे वाले को भी, चौथे वाले को, पांचवें वाले को, छठे वाले, सबको 24 मिले। तो औसत क्या है? 24। और पहला पद, जो पहला पद है वो शेष पदों के योग का 1/5 है। मतलब इनके सबके योग का 1/5 है, 1/5। तो पहला नंबर क्या होगा? पहला नंबर आपको बताना है ये वाला। ठीक, तो बताइए। 10 सेकेंड दिया आपको, 20 सेकेंड ले लीजिए। चलो बताइए, बताइए। इस प्रकार के प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एवरेज वाले प्रश्न आते हैं, आपको समझना होगा। ठीक, तो ऑप्शन ए है इसका 20, ऑप्शन बी है 24, ऑप्शन सी है 15, ऑप्शन डी है 25। पहला नंबर क्या है वो आपको बताना है। ठीक, ठीक है, करते हैं, करें। ठीक है, देखो 6 पदों का औसत, तो टोटल पद कितने हो जाएंगे? टोटल पद, टोटल टर्म्स कितनी हो जाएंगी, या टोटल पद कितने हो जाएंगे? तो 6 गुणा 24 हो जाएगा, 6 गुणा 24। तो ये टोटल आ गया हमारे पास 6 चौक 24 के 4 हासिल के 2, 6 दून 12 और 2 14। तो 144 ये टोटल पद है, कुल पद है। कितने हैं? कुल पद दिख रहा होगा आपको। ठीक, अब लिखा है टोटल पद है और पहला पद जो है वो शेष पदों के योग का। तो शेष पद कितने हैं? 24 गुणा 5 कर लेंगे तो शेष पद आ जाएंगे। भैया 6 में से एक गया, तो 6 पदों में से एक पद गया तो 5 पद। तो 5 पद का टोटल कितना हो? 24 गुणा 5। इसका इन दोनों, इन सब का योग, इन सब का योग कितना होगा? तो इसमें से 24 घटा दो या 24 गुणा 5 कर दो तो हमें मिल जाएगा। तो 24 गुणा 5 कर देंगे हम, तो हमें मिल जाएगा 5 पदों का कुल योग। तो 5 पदों का कुल योग 24 गुणा 5 हो गया। का क्या है? के पदों का 1/5 है। तो का की जगह हम क्या रखेंगे? गुणा। देखिए फिर से लिख देता हूं मैं आपको। देखिए लिखा है कि पहला पद बराबर है शेष 5 पदों की। शेष पद कितने हैं? तो 5 पद, पहले नंबर को छोड़ के। तो 5 पदों के योग का 1/5 भाग। ठीक, तो शेष 5 पद कितने होंगे? तो एक को 24 मिले तो 5 को कितने? तो 24 गुणा 5। ये टोटल 5 पदों का योग हो गया। का की जगह क्या करेंगे? गुणा हमेशा। का 1/5, तो ये 1/5 आ गया। तो 5 से 5 काट दो, 24 से कम 24। पहला पद क्या आ गया हमारे पास? 24। पहला पद क्या आ गया है? तो 24 आ गया है। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा? तो बी वाला सही हो जाएगा। एक और तरीका है, जैसे 6 पदों का योग हमने 144 निकाला। ठीक, तो 5 पदों का निकालना है तो एक पद का हटा दो। एक पद का हटा दिया 24। ठीक, एक पद का क्या हटा दिया? 24। एक को कितने मिले? 24। तो 4 में 4 गए 0, 4 में 2 गए 2, और एक ऐसा कैसा 120 पद, 120 पद का 1/5 भाग। 120 हुए कुल कितने? 5 पदों का योग कितना हुआ? 120। 120 का 1/5 भाग निकालो तो वही 5 दूनी 10, 2 बचे 20 हो गए, 5 चौके 20। ठीक, अगला करें। इस प्रकार के प्रश्न आपको याद रखने हैं और इस प्रकार के प्रैक्टिस भी करना है। अगला है 33 नंबर का प्रश्न। 33 नंबर का प्रश्न है, देखिए ये ऑप्शन भी दिखेगा। देखिए देखिए आप the average age of A, B and C, A, B and C was 25. A, B और C की औसत आयु कितनी है? 25 वर्ष थी। And that of B and C was 25 years. A's present age is
एबीसी की औसत आयु कितनी है? 25, तो मतलब 25, 25, 25, टोटल कितनी हो गई तीनों की मिला के 75। बी और सी की आयु कितनी है? 25 वर्ष, तो बी और सी की आयु 25 वर्ष थी, बी सी की आयु 25 वर्ष, तो ए की वर्तमान आयु हमें बताना है, तो ऑप्शन ए 22 वर्ष है, ऑप्शन बी 24 वर्ष है, 24 ईयर है, ऑप्शन सी 25 साल है, 25 ईयर है, ऑप्शन डी 26 ईयर है। ठीक, 10 सेकंड दिए हैं आपको, बताइए सही जवाब दीजिए, 10 सेकंड दिए या 20 सेकंड ले लीजिए, कीजिए सवाल, कीजिए, सवाल करना जरूरी। 33 नंबर का प्रश्न है। हलवा सा प्रश्न है, कर लिया? ठीक, ऑप्शन बता दीजिए फटाफट। ठीक है, करें इसको। लिखा है ए बी सी की औसत आयु, ए बी और सी की औसत आयु कितनी है? 25 है। कितनी है? 25, तो तीनों की आयु क्या हो जाएगी? तो ए को भी 25 मिली, बी को भी 25 और सी को भी 25, तो कितने हो जाएंगे टोटल? 25 या 75, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों की आयु मिला के 75 हो गए। और बी और सी की आयु क्या है? 25 वर्ष थी, तो बी की भी 25 और सी की भी 25, तो बची ए की बराबर 75, तो ए प्लस 25 25 50 बराबर 75, ए बराबर 75 और ये प्लस का 50 बराबर के इधर आएगा तो माइनस का 50, तो ए बराबर कितनी हो जाएगी? ए की आयु 75 प्लस 50 गई तो 25 बची, कितनी? 25, तो ए कितने साल का है? तो 25 साल का, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 33 नंबर का। ठीक, अगला देखिए, अगला है 34 नंबर का प्रश्न। देखिए, द एवरेज एज ऑफ 7 कंजिक्यूटिव नंबर इज एन। क्या है? कंजिक्यूटिव नंबर, 7 कंजिक्यूटिव नंबर का एवरेज है एन। इफ द नेक्स्ट 2 नंबर आर इंक्लूडेड, द एवरेज विल। लगातार 7 संख्याओं, 7 क्रमागत संख्याएं हैं, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत। कंजिक्यूटिव नंबर का मतलब है क्रमागत संख्या, क्रमागत संख्या एक के बाद एक जो है का औसत क्या है? n है। यदि अगली दो संख्याओं को शामिल कर लिया जाए, अगली दो संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तो औसत क्या होगा? ऑप्शन ए 2 की वृद्धि होगी औसत में, ऑप्शन बी 1 की वृद्धि होगी, ऑप्शन सी 3 की वृद्धि होगी, ऑप्शन डी 0 की वृद्धि होगी। बड़ा ही अच्छा सवाल है ये, बताइए सही जवाब दीजिए। 10 सेकेंड दिया, 20 सेकेंड ले लीजिए, 20 सेकेंड बताइए। करें, लगातार 7 संख्याओं, 7 कंजिक्यूटिव नंबर है, आपको इंग्लिश वाला भी पढ़ना है प्रश्न। ठीक, तो लिखा है 7 क्रमागत संख्याओं का औसत। ये क्रमागत संख्या यहाँ नहीं लिखा है पर लगातार लिखा है, लगातार का मतलब क्रमागत एक के बाद एक। यहाँ क्या होता है, हिंदी टाइपिंग करवाते हैं, ये ऑटोमेटिकली हिंदी टाइपिंग होती। ठीक, अब प्रश्न का उत्तर हम इतने इतने पोर्शन में करेंगे। तो हम मान लेते हैं कि माना 7 क्रमागत संख्याएं, 7 क्रमागत संख्याएं हैं, क्रमागत संख्याएं हैं। कौन कौन सी 7 क्रमागत एक के बाद एक क्या मानेंगे? तो ये मानेंगे, क्या मानेंगे? x, ये पहली हो गई, x+1 ये दूसरी, x+3 ये तीसरी, x+2 ये तीसरी, x+3 ये चौथी, x+4 ये पांचवी, x+6 ये x+5 ये छठी, और x+7
6 ये सातवीं हो गई, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, ये क्रमागत संख्याएं हो गई हमारे लिए। ठीक है, ये हो गई क्रमागत संख्याएं। अब इनका औसत कैसे निकालेंगे? तो x फिर इनमें जोड़ देंगे, प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 3 प्लस एक्स प्लस 4 प्लस एक्स प्लस 5 प्लस एक्स प्लस 6, ये 7 हो गई। औसत कैसे निकालते हैं कि दी गई संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या कितनी? 7, बराबर कितना दिया है? 7 क्रमागत संख्याओं का औसत n दिया, तो n हमने लिख लिया। ये 7 बटे में इधर आएगा तो कायम जाएगा गुणा में। अब इनको x को जोड़ लो, तो एक x 2x, ये 3x, ये 4x, ये 5x, ये 6x, ये 7x, कितने हो गए? तो 7x प्लस कितने? ये 1 है, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21, बराबर n, और ये 7 बटे में था, इधर आएगा तो काय में जाएगा? गुणा में। तो n का 7 में गुणा करेंगे तो 7n हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 7n। ठीक, 7n हो गए। फिर 7x ऐसा कैसा, बराबर 7n भी ऐसा कैसा, प्लस का 21 इधर आएगा तो काय का हो जाएगा? माइनस का 21। ठीक, और ये x ऐसा कैसा, ये 7 भी ऐसा कैसा, यहाँ देखो 7 और n है, यहाँ 7 3 21 लिख सकते हैं क्या इसको? तो 7n माइनस 7 दिया 21, 7 गुणा 3। अब देखो 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है, तो क्या करेंगे? 7 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचा? n माइनस 3। तो 7 और x आपस में गुणा में इधर आएगा तो काय में जाएगा? बट्टे में जाएगा। काय में जाएगा? बट्टे में। तो ये बट्टे में आ गया, इन पूरे के बट्टे में आ गया, 7 से 7 कट गया, तो हमें क्या मिला? x बराबर n माइनस 3। x बराबर क्या मिला हमें? n माइनस 3। ठीक, x मिल गया हमें n माइनस 3। अब क्या लिखा? यदि अगली दो संख्याओं को शामिल कर लिया जाए, अगली दो संख्या, इससे क्या होगी? अगली दो संख्या तो x प्लस 7 होगी और उसके बाद x प्लस 8 होगी, ये दो संख्याएं होंगी अगली, है ना? तो दो संख्याओं, तो नई संख्या सहित योग क्या हो जाएगा? जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? नई संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? नई संख्याओं का योग, या डायरेक्ट औसत निकालते तो नया औसत निकाल, नई संख्या सहित नया औसत, नया औसत, नया औसत क्या हो जाएगा? तो देखो नया औसत क्या हो जाएगा? पुराना औसत क्या निकला था हमारा? 7x प्लस 21, ये जोड़ा था, इसमें क्या हो जाएगा? क्या जुड़ेगा? x प्लस 8 और x प्लस 7। ठीक, और टोटल संख्या कितनी हो जाएंगी इसके सहित पूरी? ये तो 7 थी और ये 2 और, तो 9 हो गई, 7 बटे ये 9 हो गई। ठीक, जोड़ देते हैं इसको, तो 7x और 1x कितने हो जाएगा? 8x, x प्लस 7, सॉरी मैंने यहाँ नहीं लिखा, x प्लस 7 और x प्लस 8, ये भी लिखना है, तो फिर से लिख देते हैं। देखो यहाँ x प्लस 7 लिखेंगे प्लस x प्लस 8 भी लिखेंगे, तो ये तो कितनी 7 संख्याएं थी, ये 8वीं और ये 9वीं, तो 9 संख्या हो गई टोटल। तो 7x और एक ये 8x और एक ये 9x, तो कितने हो गए हमारे पास? यहाँ 9x हो गए। 9x प्लस 21 में 7 जोड़ो, कितने हो गए? 28, 28 में 8 जोड़ो तो 36, कितने हो गए? 36 बटे में 9, सही। अब ये अलग अलग बटे में कर लेंगे, तो 9x के बटे में 9 अलग, प्लस 36 के बटे में 9 अलग, 9 से 9 कट गया तो क्या बचा? x, और 9 चौक 36, तो x प्लस 4 बचा, x प्लस 4 बचा हमारे पास नया औसत। तो नया औसत क्या आया? नया औसत आया x प्लस 4। ठीक, अब देखिए नया औसत आया हमारे पास x प्लस 4। ठीक, ये नया औसत है। और पुराना क्या है हमारे पास? पुराना हम जानते हैं x बराबर क्या आया था हमारे पास? x बराबर n माइनस 3। ठीक, n माइनस 3 आया था। नया औसत आया x प्लस 4,
तो हम x की जगह क्या रख देंगे, इस x की जगह हम क्या रख देंगे, ये n-3, ये n-3 तो रखें। नए औसत में x की जगह क्या रखेंगे, n-3 प्लस तो प्लस 4 तो 4 बराबर n ऐसा कैसा है माइनस, नहीं ये प्लस का, माइनस प्लस माइनस 4 में से 3 गए तो 1 बचे, 1 का बचेगा बड़े नंबर का, बड़ा नंबर का प्लस का, तो +1 हो गया। तो नया औसत क्या आ गया अपने पास, n+1 मतलब n से 1 ज्यादा, n से 1 ज्यादा मतलब n से 1 की वृद्धि हो गई। नए औसत में क्या हुआ, 1 की वृद्धि हो गई, तो अतः औसत में 1 की वृद्धि होगी, औसत में 1 की वृद्धि होगी, 1 की वृद्धि होगी। तो लिखा है क्या 1 की वृद्धि वाला, लिखा होगा, देखिए औसत में 1 की वृद्धि होगी, तो वृद्धि है 1 की वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा कि औसत में क्या हुआ भैया, n था औसत, औसत क्या था n, नया औसत क्या आया n+1, n+1 मतलब 1 की वृद्धि हुई, एक बढ़ा तो 1 की वृद्धि हुई तो इंक्रीज बाय 1, 1 की वृद्धि हुई, ये वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक, अगला करें। 35 नंबर का प्रश्न है, देखिए 35 नंबर का प्रश्न है, देखिए the average of 5 terms is 50 if the first 4 terms are 45, 42, 119 and 84, what will be the last term। 5 पदों का औसत 50 है, यदि पहले 4 पद 45, 42, 119 और 84 हैं। अंतिम कार्यकाल या अंतिम पद, अंतिम यहाँ कार्यकाल की जगह पद लिखा होना चाहिए क्योंकि टर्म लिखा है, पद क्या होगा, ऑप्शन ए -80, ऑप्शन बी -40, ऑप्शन सी +80, ऑप्शन डी +40। ठीक, प्लस माइनस दे दिया है इन लोगों ने। अब ये आपको करना है, 20 सेकेंड दिया आपको, 20 सेकेंड में कीजिए। इस प्रकार के औसत वाले प्रश्न 9वीं में भी है, 10वीं में भी, 8वीं में भी है, और एकांतर श्रेणी से संबंधित प्रश्न भी आएंगे। अभी 10वीं में एकांतर श्रेणी है, एकांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, इन सब के भी आपको करना है, प्रैक्टिस करना है, श्रेणियों की प्रैक्टिस भी करना है और औसत की प्रैक्टिस भी करना है। एवरेज बहुत बड़ा चैप्टर है, उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा। ठीक, 20 सेकेंड दिया आपको, कीजिए, पहले आराम से कीजिए। चलिए करें। लिखा है 5 पदों का औसत बराबर 50, तो टोटल पद कितने हो जाएंगे, कुल पद, टोटल पद कितने हो जाएंगे, 5 गुणा 50, क्योंकि 5 लोगों में बराबर बराबर बांटे, तो टोटल पद, कुल पद हो गए 250। अब लिखा है पहले 4 पद ये हैं और अंतिम का हमें बताना है, तो ये पहला पद प्लस दूसरा प्लस तीसरा प्लस चौथा प्लस पांचवा बराबर कितने हो जाएंगे, 250। ठीक, अब पहले 4 पद दिए, मतलब पहला क्या है 45, दूसरा 42, तीसरा 119, चौथा 84 प्लस पांचवा हमें निकालना। ठीक, बराबर 250। अब क्या करेंगे बताइए, तो इन सबको जोड़ देंगे, तो 5 और 2 7, 7 और 9 16, 16 और 4 20, 20 के शून्य हासिल की कितना है 2, 4 और 2 6, 6 4 10, 10 और 1 11, 11 और 8 19 के 9 हासिल का आया 1, तो 1 इसके पास ही है, तीसरा नंबर था 1 और 1 2, 290 प्लस पांचवा पद बराबर 250। तो पांचवा पद ऐसा कैसा इधर बराबर 250 भी ऐसा कैसा, प्लस का 290, प्लस का 290 इधर आएगा तो काय का हो जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा। प्लस का कैसे है 290,
तो देखो इसके आगे कोई सिंबल नहीं लगा, मतलब प्लस का, ये सारी संख्या है भी प्लस की, तो ये प्लस का। अब 250 में से 290 नहीं जाते, तो ये प्लस का है, माइनस का, प्लस माइनस माइनस, प्रोसेस माइनस की होगी, तो बड़े में से छोटा घटेगा, 290 में 250 गए तो 40 बचे। लेकिन 40 काय के बचेंगे, तो बड़े नंबर के, बड़ा नंबर काय का है, माइनस का, तो आंसर आया माइनस में। तो पांचवा पद क्या हो जाएगा बच्चों, पांचवा पद हो जाएगा माइनस का 40, काय का हो जाएगा माइनस का 40। कौन से ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अगला करें, देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला करते हैं, 36 नंबर का प्रश्न है। देखिए आखिरी का ऑप्शन है 17, छोटा कर लेते हैं, आखिरी का ऑप्शन 17 है। ठीक, पढ़े प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 36 है, द एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 23 इफ ईच नंबर इज इंक्रीज बाय 4 व्हाट विल द न्यू एवरेज बी। 10 संख्याओं को औसत कितना है, 23। यदि प्रत्येक संख्या में 4 की वृद्धि की जाती, प्रत्येक संख्या में 4 की वृद्धि की जाती है, तो नया औसत क्या होगा। ऑप्शन ए 29, ऑप्शन बी 19, ऑप्शन सी 27, ऑप्शन डी 17। बताइए, 20 सेकंड दिए आपको, बताइए, कीजिए पहले इसको। 10 नंबर का औसत 23 है, तो 23 23 23 23 23 10 लोगों में बांटिए, फिर 4 4 बढ़ाइए, फिर नया औसत क्या होगा बताइए, चैट में बताइए, लाइव कीजिए कीजिए। सिंपल सा प्रश्न है, करें। ठीक है, करते हैं। देखो 10 संख्याओं का औसत कितना, 23, तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, 10 गुणा 23, तो कितना होगा 230। अब 10 ही संख्या में कितने कितने बढ़ाना, 4 4, तो एक को 4 मिले, 10 को कितने मिले 40, 10 को कितने मिले 40, नया औसत क्या हो जाएगा 230 प्लस 40 270, नया नया क्या हो जाएगा 270। तो नया औसत क्या हो जाएगा, ये तो कुल पद हुए, ये क्या हुए कुल पद, नए औसत क्या हो जाएगा, तो कितने लोगों में बांटा 10 लोगों में, तो 10 भाग दे दो, 0 0 काट दिया, नया औसत क्या है 27 27 27 27, कौन सा है, सी वाला ऑप्शन है, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला करें। अगला देखिए 36 नंबर का था, अब 37 नंबर का प्रश्न है। देखिए 37 नंबर का प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 56। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 56 से विभाज्य है। ऑप्शन ए 1285, ऑप्शन बी 3228, ऑप्शन सी 1288, ऑप्शन डी 3322। 56 से विभाज्य होने वाली संख्या आपको बतानी है, तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, तो विभाजिता के नियम पता होना चाहिए। बताइए पहले 56, पहले तो 56 को देखिए करें इसको, चलिए करते हैं। देखो पहले 56 को देखो, 56 किसके गुणा में आता है, तो 8 ही 7 56, 8 ही 7 56। तो 8 का विभाजिता का नियम क्या है, 8 का विभाजिता का नियम क्या कहता है, तो 8 का विभाजिता का नियम कहता है कि अंतिम 3 अंक बटे 8 यदि कट जाता है तो पूरी संख्या विभाजित। 7 का नियम क्या कहता है भैया, 7 का नियम कहता है कि अंतिम अंक का दुगना करके, अंतिम अंक का दुगना करके शेष संख्या में से घटाना। क्या करना है, शेष
संख्या माइनस अंतिम के 2 अंक करो। यदि अंतर उनका 0 या 7 का गुणक हो, 0 या 7 का गुणक हो, मतलब 7 के गुणा में आता हो, तो पूरी संख्या 7 से विभाज्य। तो पहले 8 का देख लो, फिर 7 का देख लो। तो 8 का देखो, अंतिम 3 अंक देख लेते। 285 है पहले की, 8 से काटो तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, कितने बचे 4, 8 चौक 32, 8 अपन 40, 8 छंग 48, ये नहीं कटता तो ये नहीं कटेगा। 8 से नहीं कट रहा तो 7, 8 से नहीं कट रहा तो 7 से ट्राई नहीं करेंगे हम। अगर 8 से कट जाता है तो फिर 7 से ट्राई करेंगे, फिर 56 से हो जाएगा। तो ये पहला वाला ऑप्शन नहीं होगा हमारा। तो सर देखो 228 डिवाइड बाय 8 करो तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 ज्यादा हो जाते तो 8 दूनी 16, 22 में से 16 गए तो 6 बचे, 8 64, 8 64, 68 नहीं आता तो ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं है। फिर लिखा है 1288, तो ये 288 लेंगे, ये वाला 1 नहीं लेंगे क्योंकि अंतिम के 3 अंक लेने। तो 8 से काटो, 8 को 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 तिया 24, कितने बचे 4, 48 हो गया। 8 चौक 32, 8 अपन 40, 8 छंग 48, अरे ये कट गया, ये वाला कट गया है, 1288 कट गया है भैया। तो अब 8 से तो कट गया, अब 7 से ट्राई करेंगे। तो 7 से ट्राई करने का क्या है, अंतिम का अंक लिया, शेष संख्या, तो ये शेष संख्या 128 बची, इसमें माइनस करेंगे अंतिम का अंक, ये 8 का दुगना, ठीक करे। तो 128 में 8 दूनी 16, 16 घटाओ इसमें से, 8 में से 6 गए तो कितने बचे 2, और 2 में से 1 गया तो 1 बचा, और 1 ऐसा कैसा। अब 7 से कटता है क्या है, ये वाला 7 के पट्टी पाड़े में आता है या 7 से कटता है क्या, तो करते हैं भैया, ट्राई करते हैं। तो 7 एकम 7, कितने बचे 7 4 11, 7 7 7 7 35, 7 6 42, कट गया है, 16 कट गया। अब ये 1288 पूरा 7 से कट जाएगा और 8 से भी कट जाएगा, तो क्या होगा, ये 56 से कटेगा नहीं कटेगा, हाँ तो बिल्कुल कटेगा, 1288 बिल्कुल कटेगा। अब आप बोलेंगे सर इतना तामझाम करने से अच्छा 56 से डायरेक्ट काट दे, तो आप 56 से डायरेक्ट भी काट सकते हैं, लेकिन एज ए टीचर मेरा कर्तव्य है कि आपको सरल से सरल तरीका और सब तरीके, टोटल तरीके, जितने तरीके हो सकते हैं काटने के वो सारे बताऊं मैं। तो 8 7 56 ऐसे भी काट सकते हैं आप, और 56 से डायरेक्ट भी काट सकते हैं आप, 56 का डायरेक्ट पट्टीपाड़ा भी बना सकते हैं और डायरेक्ट भी काट सकते हैं। तो आपको परेशान नहीं हो इसलिए मैंने ऐसा किया, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाए, ठीक। तो 8 7 56 ये करके भी कर सकते हैं, 56 से डायरेक्ट भी काट सकते हैं, चलेगा, ठीक। अगला करें। आने वाले सवालों में क्या है कि बड़े बड़े नंबर आ गए, मान लो 56 की जगह 560 आ गया, 561 आ गया, फिर क्या करेंगे आप, तो ऐसे ऐसे आपको ऑप्शन देखने पड़ेंगे। बाकी विभाजिता के नियम आपको 20 तक तो याद होने चाहिए कम से कम, है ना। 11 तक तो नॉर्मली याद ही रहते हैं, उसके बाद वाले भी आप जरूर देख लें। 2109 आखिरी वाला ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग, प्रश्न क्रमांक 38 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 19, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 19 से विभाज्य है। ऑप्शन ए 1032, ऑप्शन बी 1027, ऑप्शन सी 1776, ऑप्शन डी 2109। 19 से विभाज्य है, कौन सी है आपको बताना है, सही जवाब दीजिए, 20 सेकंड दिया। मैं कोशिश करूंगा कि आपको नियम भी बता दूं, करें, चलिए करते हैं। 19 का नियम देखिए, 19 से विभाजिता का नियम है। 19 से विभाजिता का क्या नियम है, नियम में बता दो आपको कि संख्या के अंतिम अंक, संख्या के अंतिम अंक का दुगना करके शेष संख्या प्लस अंतिम अंक का दुगना करके करेंगे। शेष संख्या प्लस अंतिम अंक का दुगना। देखो उसमें साथ में क्या कर रहे थे, साथ में घटा रहे थे हम, इसमें जोड़ रहे हैं शेष संख्या प्लस अंतिम अंक का दुगना
यदि जोड़ 19 के गुणज में आता है, 19 के गुणज में आता है तो पूरी संख्या 19 से कट जाएगी। तो पहला वाला देखते हैं, 103 लिखा है, ये शेष संख्या हो गई। दुगना क्या, 2 का दुगना करो, 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, तो 103 प्लस 2 दूनी 4, 107। 107 आता है क्या 19 की टेबल में? तब यह नहीं आता है, नहीं आता है तो छोड़ो इसको, ये वाला नहीं होगा। फिर 102 प्लस 7 का दुगना 7 दूनी 14, और 14 और 2 कितने हो जाएंगे? 16। 14 और 2 कितने हो जाएंगे? 16 हो जाएंगे। क्या ये 19 से कटता है? ये वाला 116 19 की टेबल में आता है तो नहीं आता है, ठीक, ये भी नहीं आता है। फिर अगला 1776, तो प्लस 6 का दुगना 6 दूनी 12, अब ये जोड़ेंगे 7 और 2 9, 7 और 1 8, ये 190, ये भी नहीं आता है। 17 केस में आता है। अब बचा 2109, इसी को करते हैं तो 210 प्लस 9 का 2 दूनी 18, जोड़ लो तो 2 2 8। अब ये 19 की टेबल में आता है। 19 से कम 19, 19 दूना 38, ये वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही। चलिए अब 38 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं, अगला है 39 नंबर का प्रश्न। देखिए, ये आखिरी का ऑप्शन है 3x 3y 31, ठीक। 39 नंबर का प्रश्न है, चेक विच नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ वैल्यू एट x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। यदि x बराबर 2 और y बराबर 1 हो तो कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है? ऑप्शन ए 63x 32y, ऑप्शन बी 7y 36x 5, ऑप्शन सी 5x4y 60, ऑप्शन डी 3x 3y 31। बताइए, सही जवाब दीजिए। 10 सेकेंड दिया आप, 20 सेकेंड दी। बताइए। बताइए, 39 नंबर का प्रश्न है। थर्टी नाइन नंबर का प्रश्न है, चेक विच नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ वैल्यू एट x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1। यदि x बराबर 2, y बराबर 1 तो कौन सी संख्या 9 से विभाज्य? ऑप्शन ए है 6 3x 3 2y, ऑप्शन बी है 7y 36x 5, ऑप्शन सी है 5x4y 60, ऑप्शन डी है 3x 3y 31। सही जवाब दीजिए, 10 सेकेंड दिया आपको, बताइए। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा, कौन सी संख्या 9 से विभाज्य होगी? 39 नंबर का प्रश्न है। बीस सेकेंड दिया आपको, बताइए। तो सब में क्या करेंगे, x बराबर 2 y बराबर 1 रख लेंगे और संख्या 9 से विभाज्य। 9 का विभाजिता का नियम क्या है कि सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग कर लिया। अब योग जो आया, यदि 9 के गुणज में है, 9 के गुणज में है, 9 है या 9 के गुणज में है, तो पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगी। मतलब सबको जोड़ लो, यदि 9 आता है या 9 के गुणज में आता है तो पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगी। पहला वाला देखते हैं, पहला क्या लिखा, 6 प्लस 3 प्लस x की जगह क्या रखेंगे हम, देखो x की जगह क्या रखेंगे, 2, x की जगह क्या रखेंगे
x बराबर रखना है 2 और y बराबर रखना है 1। ठीक, तो देखिए 6 प्लस 3 प्लस x की जगह 2 प्लस फिर 3 प्लस 2 प्लस y की जगह क्या रखेंगे 1। जोड़ दो इनको, 6 3 9, 9 2 11, 11 3 14, 14 और 2 16 और 1 17, 17 9 की टेबल नहीं आता तो ये वाला नहीं होगा हमारा। दूसरा देखो 7 प्लस y है, y की जगह 1 रखेंगे, प्लस 3 प्लस 6 प्लस x की जगह 2 प्लस 5। जोड़ दो, 7 और 1 8, 8 और 3 11, 11 और 6 17, 17 2 19, 19 5 24, 24 आता है, 9 की टेबल नहीं आता तो ये भी नहीं होगा भैया। सी वाला देखेंगे, सी वाला लिखा है 5 प्लस एक्स प्लस 4 प्लस वाई प्लस 6 प्लस 0। तो देखो 5 प्लस एक्स की जगह क्या रखेंगे 2, प्लस 4 प्लस वाई की जगह क्या रखेंगे 1 प्लस 6 प्लस 0। तो 5 और 2 7, 7 और 4 11, 11 और 1 12, 12 और 6 18, 18 और 0 18, 18 9 की टेबल में आता है। हाँ भी आता है, 9 दूनी 18। तो ये वाला सी वाला हमारा सही हो जाएगा। डी वाला भी चेक करके देखेंगे। 3 प्लस एक्स की जगह क्या रखेंगे 2 प्लस 3 प्लस वाई की जगह 1 प्लस 3 प्लस 1। जोड़ दो, 3 2 5 3 8 और 1 9 3 12 और 1 13, 13 9 की टेबल में नहीं आता है तो ये वाला भी हमारा नहीं होगा। सही वाला क्या हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। अब बताइए कि 9 का विभाजिता का नियम यदि आपको नहीं पता हो तो आप सवाल कैसे करेंगे। सबको रख देंगे और सब में काट काट के देखेंगे। तो 9 का विभाजिता का नियम तो याद होना चाहिए ना आपको, इसलिए मैं ये नियम भी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, 9 का विभाजिता का नियम क्या है, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। सभी संख्याओं को जोड़ लो, यदि 9 के गुणज में आ रहा है या 9 आ रहा है, 9 से कट जाता है तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। ठीक, अगला 40 नंबर का प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 14। निम्नलिखित में से कौन 14 से विभाज्य। ऑप्शन ए 4 5 8 7 2, ऑप्शन बी 8 9 2 7 2 3 7, ऑप्शन सी 5 4 3 2 2, ऑप्शन डी 6 1 2 5 0। बताइए कौन सा 14 से विभाज्य है, काय से 14 से, बताइए। 14 का विभाजिता का नियम यदि नहीं आते तो इसको तोड़ लो और फिर करके देखो, बताओ। करे, देखो 14 जो है उससे क्या लिख सकते हैं, 7 दूनी 14। अब 2 का विभाजिता का नियम है कि इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो तो पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। 7 का विभाजिता का नियम है कि अंतिम अंक क्या है, अंतिम अंक दुगना करके शेष संख्या में से घटा दो, शेष संख्या में से घटा दो। अगर घटाने पे 7 या 7 का गुणा जाता है तो पूरी संख्या 7 से कट जाएगी। तो पहले तो 2 से ट्राई करें। 2 से देखो, इकाई का अंक 2 है, हाँ है भैया। इसका 7 है, ये नहीं है तो ये नहीं कटेगा। ये 2 है, हाँ ये है। ये 0 है तो ये भी है। अब 3 ऑप्शन बचे अपने पास, ये तो कट गया, बी वाला कट गया। अब 7 से ट्राई करेंगे तो पहला वाला देखेंगे, देखो क्या लिखा है 4 5 8 7 और आखिरी का 2 है। 2 का दुगना कर दो, 2 का क्या कर दो दुगना, दुगना क्या किया 7 दूनी 14 और शेष में से घटा दो तो 4 5 8 7 में से घटा दिया। 7 में से 4 गए तो 3 बचे, 8 में से 1 गया तो 7 बचा, 5 बचा, 4 बचा। 7 से काटो, कट रहा है क्या 7 से, तो काट के देखते हैं। 7 छंग 42, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पचम 35, 7 छंग 42, 3 बचे, 7 बचे 35, फिर 2 बचे, 7 या 21, फिर कितने बचे 2 बचे, तो ये नहीं कटा, ये नहीं होगा। तो कौन सा, ये वाला भी नहीं होगा। सी वाला देखेंगे, सी वाला लिखा है 5 4 3 2 2, तो 5 4 3 2 और आखिरी का 2 का दुगना करो, 4 हो गया, 2 दूनी 4। अब घटा दो तो 12 में से 4 एक उधार लिया इसने, 3 से एक उधार लिया तो 12 हो गए। 12 में से 4 गए तो 8 4 12।
यहाँ कितने बचे? 3 में से 1 उधार दे दिया था, 2 बचा, 4 बचा, 5 बचा, 7 से काटो, 7 7 49, 7 8 56 ज्यादा हो जाता है, 7 7 49, कितने बचे यहाँ? 54 में से 49 गए तो 9 5 14, 5 बचे, फिर 7 8 56 ज्यादा हो जाता है, फिर 7 7 49 आएगा, फिर कितने बचे? 3, तो 38 हो गया, 7 5 35, तो ये भी नहीं कटा, तो सी वाला भी नहीं होगा। अब डी वाला देखेंगे, डी वाला लिखा है 6 1 2 5 ना आखिरी का 0, 0 को दुगना करो तो 0, घटा दो तो भी 6 1 2 5 आएगा। अब इसको 7 से काटो, 7 तो 7 49, 7 8 56, 7 में की 63 ज्यादा हो जाते, 7 8 56, 56 गए 61 में से तो 5 बचे, 52 हो गए, फिर 7 7 49, 7 8 56 ज्यादा हो जाता, 7 7 49, कितने बचे? 3, तो 7 5 35, हाँ भैया ये कट गया, 875 आया, मतलब डी वाला हमारा सही हो जाए। ठीक, अगला करें। 41 नंबर का प्रश्न है देखिए 41 नंबर का प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 5 एंड 3? निम्नलिखित में से कौन 5 और 3 से विभाज्य है? ऑप्शन ए है 7 6 8 7 5, ऑप्शन बी है 6 7 2 3 5, ऑप्शन सी है 3 4 7 9 5, ऑप्शन डी 6 5 8 7 5। बताइए फटाफट, 20 सेकेंड दिए आपको, बताइए। करें, देखो 5 का विभाजिता का नियम और 3 का वही जो 9 वाला है कि सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग, और योग अगर 3 के गुणज में 3 या 3 के गुणज में आता है तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। 5 का है कि इकाई का अंक 0 या 5 हो तो पूरी संख्या 5 से कट जाएगी। अब देखो सब में पहले 5 का अप्लाई करके देखते हैं तो देखो 5 6 इकाई का अंक, मतलब ये भी कट जाएगा, 5 6 मतलब ये भी कट जाएगा, 5 6 मतलब ये भी कट जाएगा, 5 6 मतलब ये भी कट, तो 500 तो सारे कट रहे। 3 से कट रहा कि नहीं कट रहा? 3 का क्या है, सबको जोड़ दो, तो पहला वाला देखो 7 + 6 + 8 + 7 + 5 जोड़ दे, तो 6 और 6 12 और 1 13, 7 6 13, 13 और 8 8 से 9 10 11 21 21 और 7 28 28 5 8 5 13 33 33 कट रहा है क्या? हाँ कट रहा है, 3 से भी है, 3 एकम 3 3 एकम 3, हाँ तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा, 5 और 3 से कट रहा है। बाकी आप ट्राई करके देख लेना, बाकी 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। ठीक, 3 से और 5। अगला 42 नंबर का प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, देखिए 42 नंबर का प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मीनिंगफुल? निम्नलिखित में से कौन सा अर्थपूर्ण नहीं है, नॉट मीनिंगफुल? ऑप्शन ए वी एक्स, ऑप्शन बी एक्स वी, ऑप्शन सी एक्स एक्स वी, ऑप्शन डी ट्रिपल एक्स वी। कौन सा मीनिंगफुल नहीं है आपको बताना है, बताइए। 10 सेकेंड दिया आपको, ये तो सरल सा प्रश्न, बताइए। रोमन लिपि आपको याद होगी, तो एक्स वी कितना होता है? तो एक्स मतलब होता है 10, वी मतलब 5, इधर लिखा ना, मतलब राइट साइड लिखा है मतलब जोड़ना है, क्या करना है? जोड़ना है। राइट साइड लिखा है मतलब जोड़ना है, राइट साइड लिखा है मतलब जोड़ना है। तो x मतलब 10 5 15 हो गया ये देखो x x 10 10 20 और 5 25 हो गया, 10 20 30 और 5 35 हो गया ये। तो ये देखो x और v ये घट रहा है, ये घटाव है, इधर इस साइड रहेगा नहीं तो घटाव, तो x से इधर v, x से मतलब 10 से 5 घटाओ तो कितना होता है? 5, तो 5 के लिए क्या आता है? v आता है, लेकिन ये तो vx लिखा, तो ये वाला मीनिंगफुल नहीं है। ठीक, रोमन लिपि भी आप देख के जाए अच्छे से। अगला 43 नंबर का प्रश्न है, देखिए द यूनिट डिजिट इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन 784418131 7 into 753 इज, निम्नलिखित व्यंजक में इकाई का अंक
784 मल्टीपल गुणा 4 1 8 गुणा 3 1 7 गुणा 7 5 3 है। ऑप्शन है 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 4। फटाफट जवाब दीजिए, 10 सेकंड दिया आपको, इकाई का अंक निकालने का है। क्या करना है इसमें, तो इकाई के अंक का मल्टीपल कर लो। क्या कर लो, मल्टीपल करें। 43 नंबर का प्रश्न है। तो 4 8 32 कितना आया, 32 का 2, फिर 2 7 14, 14 का 4, 4 3 12 कितना आया, 12 का 2। तो 2 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। एक एक अंक लिया है मैंने, वो 4 8 32, 32 का क्या लिया 2, फिर 2 7 14, 14 क्या लिया 4, फिर 4 3 12, 12 का क्या लिया 2। तो 2 वाला उत्तर सही हो गया। ठीक, सिंपल है। अगला करें। 44 नंबर का प्रश्न है, बड़ा प्रश्न है, छोटा करेंगे। ठीक है, दिख रहा होगा आपको। देखिए प्रश्न क्रमांक 44। रीता ट्रेवल्ड 20 किलोमीटर 300 मीटर इन द बस, 8 मीटर by car and 600 meter on foot in order to reach her school. How far is the school from her school? रीता ने अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए बस में 20 किलोमीटर और 300 मीटर की दूरी कार से, बस में 20 किलोमीटर 300 मीटर की दूरी कार से, 8 किलोमीटर 8 मीटर, कार से 8 किलोमीटर, बस में 20 किलोमीटर 300 मीटर की दूरी, कार से 8 किलोमीटर 8 मीटर और पैदल 600 मीटर की यात्रा की। उसके घर से स्कूल कितनी दूर है आपको बताना है। ऑप्शन है 2.8908 किलोमीटर है, ऑप्शन बी है 26.908 किलोमीटर है, ऑप्शन सी 28.908 किलोमीटर है, ऑप्शन डी है 289.08 किलोमीटर है। अब 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, यह आपको पता होना चाहिए। 1 किलोमीटर बराबर कितने मीटर, तभी आप इस सवाल को कर पाएंगे। कीजिए, चलिए कीजिए। 44 नंबर का प्रश्न है, कीजिए, बताइए, सही जवाब दीजिए ऑप्शन में। बताइए। करें क्या इसको, कौन से नंबर का प्रश्न है, 44 नंबर का प्रश्न है। देखिए करते हैं। लिखा है 20 किलोमीटर 300 मीटर, 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर 300 मीटर, तो 20 किलोमीटर लिख लिया, 300 मीटर लिख, ठीक। फिर 8 किलोमीटर 8 मीटर, 8 किलोमीटर 8 मीटर, तो ये 8 किलोमीटर लिख लिया और 8 मीटर लिख लिया, 8 मीटर। तो इधर क्या लिख देंगे, 0 0 लिख दो। फिर क्या है 600 मीटर, तो इधर 0 किलोमीटर और 600 मीटर, ऐसा लिख दो। लिख दिया, जोड़ दो। 8 है था कैसा, 0 0 0, 6 3 9, 908 मीटर हो गया, और 20 और 8 28 किलोमीटर, 28 किलोमीटर 908 मीटर। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1000 मीटर होते हैं 1 किलोमीटर में। तो इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, 0.908 किलोमीटर आएगा। तो कितने किलोमीटर है, ऑलरेडी 28 किलोमीटर में 0.908 किलोमीटर जोड़ेंगे तो 28.908 किलोमीटर आएगा। 28.908 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है, सही जवाब हो जाएगा सी वाला, 28.908 किलोमीटर जाती है रीता। अगला 45 नंबर का प्रश्न है, देखिए। देखिए 45 नंबर का प्रश्न है। लिखा है in a box there are 200 coins, half of them are rupees 10 and the other half are rupees 5. How much money is there in the box?
एक डिब्बे में 200 सिक्के हैं, उनमें से आधे 10 रुपए के हैं और आधे 5 रुपए के हैं। बॉक्स में कितना पैसा है? ऑप्शन ए 3000 रुपए है, ऑप्शन बी 2500 रुपए है, ऑप्शन सी 2000 रुपए है, ऑप्शन डी 1500 रुपए है। तो आपको कुल मिला के कॉइन्स को रुपयों में बदलना है, बदलिए। 10 सेकंड दिया आपको, 20 सेकंड दिए, बताइए। 45 नंबर का प्रश्न है। करे इसको। 200 सिक्के के आधे कितने? 100 सिक्के। 100 सिक्के कितने रुपए के? 10 रुपए के। 10 रुपए के 100 सिक्के तो कितने हो गए? 1000 रुपए। 1 2 3, 1 2 3 जीरो, 1000 रुपए हो गए। आधे 100 सिक्के, 200 में से आधे कितने? 100 सिक्के, तो अन्य आधे 5 रुपए के। 5 रुपए के तो कितने? 500 रुपए। तो 1000 ने 500 रुपए कितना हो गया? 1500 रुपए। 1500 रुपए कौन से वाले ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हलवा प्रश्न था। अगला देखिए 46 नंबर का प्रश्न है। नंबर का प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ अरिथमेटिक मीन? निम्नलिखित में से कौन सा अंक गणित माध्य का सही सूत्र है? ऑप्शन ए सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सभी अवलोकनों का योग। ऑप्शन बी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बटे टोटल सम, प्रेक्षणों की कुल संख्या बटे कुल योग। ऑप्शन सी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, प्रेक्षणों की कुल संख्या। ऑप्शन डी सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सभी प्रेक्षणों का योग बटे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, प्रेक्षणों की कुल संख्या, सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या। कौन सा वाला सही ऑप्शन है आप बताएंगे? 10 सेकंड दिया आपको। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, औसत निकालने का प्रश्न। माध्य का क्या मतलब है? औसत। औसत निकालने का फॉर्मूला क्या है आपको पता होना चाहिए। 46 नंबर का प्रश्न है, बताइए। नहीं पता है तो आज पता चल जाएगा, और याद रखना हमेशा है। सही जवाब हो जाएगा इसका सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बटे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला 47 नंबर का प्रश्न। आखिरी का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, देखिए। आखिरी का ऑप्शन है 51। ठीक, करें। 2 नंबर डिफर बाय 5 if their product is 336 then the sum of 2 numbers is। दो संख्याओं में 5 का अंतर है, यदि उनका गुणनफल 336 है तो दोनों संख्याओं का योग है। ऑप्शन ए 21 है, ऑप्शन बी 28 है, ऑप्शन सी 37 है, ऑप्शन डी 51 है। दो संख्याओं में अंतर 5 है न गुणनफल 336 है, तो दोनों संख्याओं का योग कितना होगा ये आपको बताना है। सही जवाब दीजिए। 10-20 सेकंड दिया, बताइए। देखिए इसको स्कूल वाले तरीके से करेंगे। दो संख्याओं का अंतर कितना है? 5। तो एक संख्या मान ली अपन ने, एक संख्या मान ली x, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिकली दूसरी संख्या। देखो पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, सॉरी अंतर है ना, अंतर दूसरी संख्या बराबर 5 है। तो पहली हमने x मानी तो दूसरी क्या हो जाएगी? दूसरी क्या हो जाएगी? तो एक से ऐसा कैसा है, प्लस का 5 इधर आएगा तो क्या हो जाए? माइनस का 5 ने माइनस की दूसरी संख्या है तो उधर जाएगी, क्या हो जाएगी? प्लस की। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? x प्लस 5 होगी। क्या होगी? x प्लस 5। ये दो संख्याओं में 5 का अंतर है, मतलब एक 5 का अंतर है का मतलब क्या है? 5 फिर से करते हैं, देखिए। दो संख्या में 5 का अंतर का मतलब क्या है कि एक संख्या जो है वो 5 कम है दूसरी संख्या से। दूसरी संख्या मान लिया अपन ने x प्लस 5, 5 ज्यादा है, 5 का अंतर है ना, तो x प्लस 5 में से x घटाएंगे तो 5 का अंतर आ जाएगा। दूसरी संख्या, एक संख्या घटाएंगे दूसरी संख्या, 5 का अंतर आना चाहिए।
तो देखो x प्लस 5 में से x घटाया तो 5 का अंतर आ रहा है क्या, तो x से x कट गया, आया क्या 5 का अंतर आया, हाँ आया। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी हमारे लिए, पहली संख्या हो जाएगी x, दूसरी संख्या एक संख्या x हो जाएगी, दूसरी संख्या x प्लस 5 हो जाएगी। हम ये नहीं कह रहे कि पहली है दूसरी है, एक संख्या x मानी है, दूसरी संख्या x प्लस 5 मानी, ठीक। अब इनका गुणनफल x का गुणा x प्लस 5 से करें तो क्या आता है 336। गुणा करते हैं, x का x में करो x स्क्वायर, x का 5 में करो 5x, प्लस का 336 इधर आएगा तो माइनस का 336 बराबर 0। अब इसका वो निकालना है हमें, दो फैक्टर निकालने पड़ेंगे इसको, 10वीं के बच्चों के हिसाब से मैं बताऊं आप। तो देखो फैक्टर निकालने के लिए क्या करना है, दो तीन तरह के फॉर्मूले इसमें, फिलहाल तो बस सबसे बेसिक वाला बता देता हूँ। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो इसका 1 निकालो, इसका क्या निकालो माइनस के 336, गुणा करो तो गुणा करने पे माइनस के 336 आने चाहिए, और जोड़ने या घटाने पे बीच का 5 आना चाहिए। क्या आना चाहिए 5। तो ये अंदाजा तो हम नहीं ले सकते, तो आप क्या करेंगे, आप ये वाला फॉर्मूला, ये वाला आप अप्लाई नहीं करेंगे। इसके अलावा मैं एक फॉर्मूला बता देता हूँ, यदि वो फॉर्मूला भी नहीं आए तो फिर दो तीन तरीके और हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 336 बराबर 0। इसकी तुलना हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 इस फॉर्मूले से करेंगे। तो a बराबर कितना हो जाएगा, कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो a बराबर 1, b बराबर क्या हो जाएगा 5, और c बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 336। तो फॉर्मूला x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। x बराबर माइनस बी की जगह क्या रखेंगे 5, तो माइनस का 5 हो गया, प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 1, c की जगह माइनस का 336 बटे 2, a की जगह क्या है 1, तो माइनस का 5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर 25 माइनस माइनस प्लस 4 से गुणा करो, 6 चौक 24 के 4 हासिल का 2, 4 12 और 2 14 के 4 हासिल का 1, 4 12 और 1 1344 और एकम 1 बटे 2 एकम 2। तो क्या आया माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट, जोड़ लो 5 4 9 और 4 और 2 6, 1369 बटे 2। अब 1369 का आपको एलसीएम निकालना है, प्राइम फैक्टर इसके निकालने। तो डायरेक्ट 13 से निकाले क्या, 13 13 13 13 39 13 52 53 63 63 78 13 3 91, तो 3 और 1 4, 6 4 10 10 और 19 19 से काटे इसको या 21 से काट दे, तो इसका आएगा 19 और 5 24 17 17 5 21 16 5 22 23 13 1 3 6 9, 3 और 1 4, 6 4 10 10 और 9 19, तो 1369 आएगा, इसका 37 आएगा। क्या आएगा 37 तो बराबर -5 प्लस माइनस इसका आ जाएगा 37 इंटू 37 बटे 2। तो दोनों में से एक बाहर निकल जाएगा, -5 प्लस माइनस यहाँ 37 निकल जाएगा बटे 2। तो एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, तो -5 प्लस 37 बटे 2 और एक बार -5 माइनस 37 बटे 2। तो माइनस प्लस माइनस 37 में 5 गए तो 32 बचे बटे 2। काट देंगे 2 एकम 2 और 2 छंग 12 16 आया, एक आया 16। जोड़ो इनको, माइनस माइनस प्लस 7 5 12 42 हो गए, माइनस के बटे 2 काटो, 2 दूनी 4 2 एकम 2, तो माइनस के 21 आए। तो माइनस वाला नहीं लेंगे, प्लस वाला 21 है,
तो 21 ले लिया, एक संख्या 16 है तो दूसरी क्या हो जाएगी, x बराबर 16 है, दूसरी क्या हो जाएगी x प्लस 5। तो 16 प्लस 5 बराबर कितनी हो जाएगी 21। तो दोनों संख्या क्या हो गई 16 और 21, 16 और 21 को जोड़ दी, जोड़ पूछा ना दोनों संख्याओं को, 16 प्लस 21 जोड़ो, 6 और 1 7 और 2 1 3, 37 आया, 37 हमारा आंसर हो जाएगा, 47 का सी हो जाएगा। अब बाय चांस हमें ये फॉर्मूला नहीं आता ये वाला, तो क्या करें, तो फिर आप ये करें कि मैं बताता हूं आपको, मान लो ये फॉर्मूला नहीं आता है, फिर क्या करें, तो फिर आप ये कीजिए कि इनके प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे फैक्टर, मैं बताता हूं आपको। चलिए फैक्टर निकालते हैं, देखिए अब इसका क्या है, गुणांक 1 है, इसका क्या है -336, गुणा कर दो तो -336 आने चाहिए गुणा करने पे, जोड़ने या घटाने पे बीच की संख्या आनी चाहिए प्लस का 5 है, और गुणा करने पे क्या आना चाहिए माइनस के 336। तो क्या लेंगे, तो 16 लेंगे, 16 हम गुणा करें 21 का, ये डायरेक्ट आपको सोचना पड़ेगा, तो इसके लिए तो उत्तर ही याद होने चाहिए। तो 16 और 21, 16 और 21 का अंतर देखो, अंतर क्या आ रहा है, अंतर 5 आ रहा है, और दोनों संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, तो 37 हो जाएगा, गुणा करो, तो गुणा किया तो क्या आया 336, पर प्लस का 5 आना चाहिए, तो ये 16 का आएगा कर दो, माइनस का कर दो तो माइनस का आ गया, और माइनस का 16 प्लस का 21 बराबर क्या आना चाहिए 5 एक्स आना चाहिए, तो यहाँ भी एक्स कर दो, यहाँ भी एक्स कर दो, 16 21 एक्स में से 16 एक्स गए माइनस के, तो 5 एक्स बचे प्लस के, अब ये इसमें रख देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स माइनस 336 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस के 5 एक्स की जगह ये रखेंगे, माइनस का 16 एक्स प्लस 21 एक्स माइनस 336 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स डॉट एक्स माइनस 16 डॉट एक्स प्लस 21 डॉट एक्स माइनस इसकी जगह 21 डॉट 16 करेंगे, क्योंकि 21 और 16 गुणा किया तभी तो जाके 336 आया, इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन, यहाँ एक्स है यहाँ भी एक्स है, यहाँ एक्स है यहाँ है क्या नहीं बचा, यहाँ 16 है क्या नहीं बचा, तो एक्स बचा, यहाँ क्या बचा एक्स माइनस 16 और ये एक्स कॉमन आ गया, प्लस का 21 या माइनस का 21, तो प्लस का 21 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा ये एक्स प्लस का, और ये का हो जाएगा माइनस का ये 16, तो जो यहाँ बचेगा वही यहाँ बचेगा बराबर 0, बराबर 0। तो इन दोनों में से एक ले लेंगे, x माइनस 16 ले लिया, और इन दोनों में से ये x और प्लस 21 एक ब्रैकेट में लिख देंगे बराबर 0। तो x माइनस 16 इसके बराबर में 0 रखो, और x प्लस 21 इसके बराबर में 0 रखो, तो x बराबर 0 माइनस का 16 इधर आएगा तो प्लस का 16, 16 में 0 जोड़ो 16 आ गया, x बराबर 16 आ गया, यहाँ देखो x बराबर 0 प्लस का 21 इधर जाए माइनस का 21, तो 0 में से माइनस का 21 गया तो माइनस का 21 ही बचा, तो ये वाला नहीं लेंगे क्योंकि माइनस का, ये वाला ले लेंगे प्लस का, तो x बराबर 16 है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी x प्लस 5, तो 16 प्लस 5 बराबर 21। ठीक है, अब दोनों को जोड़ दो, 21 प्लस 16 बराबर 37, और इन दोनों का अंतर 21 माइनस 16 बराबर 5 आ रहा है, तो हमारा 37 वाला सही हो जाए। मैं मानता हूं कि ये लंबा प्रश्न है, लंबा भी हो गया है और तरीका भी थोड़ा लेंदी है, लेकिन ये कक्षा 10वीं का सवाल है, 10वीं के सवाल है, मैंने 10वीं के बच्चों की तरह आपको बताया, इसके अलावा कोई सरल तरीका होगा तो हम भविष्य में जरूर चर्चा करेंगे। 48 नंबर का प्रश्न देखिए, लिखा है the ratio of the present age of Anju and Sandhya is 13:70. 4 years ago, the ratio of their ages was 11:15 respectively. What will be the ratio their age 6 years later? अंजू और संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात 13:7 है, 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 11:15 था, 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? ऑप्शन ए 3:4, ऑप्शन बी 7:8, ऑप्शन सी 5:6, ऑप्शन डी 4:5। सही जवाब दीजिए, 10 सेकंड या 20 सेकंड बताइए। ये भी लेंदी प्रश्न है थोड़ा, करेंगे इसको, बताइए।
देखिए अंजू और संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात, तो वर्तमान आयु एक तरफ अंजू लिख लेते हैं और एक तरफ संध्या लिख लेते हैं। तो अंजू की क्या है 13 और इसकी क्या है 17, अनुपात में है तो x गुणा में अब वो ले लेते हैं स्थिरांक, तो 13x 17x मान लेंगे। ठीक, 4 वर्ष पूर्व 13x माइनस 4 और इसकी 17x माइनस 4 आयु हो गई। तो 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात कितना था, तो 13x माइनस 4 अनुपात मतलब बटे में 17x माइनस 4 अनुपात है मतलब बटे में 11:15 मतलब 11/15 ये रहा। ठीक, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये इधर जाएगा गुणा में, ये इधर जाएगा गुणा में, तो लिखा है 13x माइनस 4 ये गुणा में आ गया 15 बराबर 11 गुणा में आ गया 17x माइनस 4। ठीक, करें गुणा, तो 15 का 13 में करेंगे तो 15 या 45 के 5 हासिल के 4 15 एकम 15 और 4 19 195 x माइनस 15 चौक 60 बराबर 11 सत्य 77 का 7 हासिल का 7 11 कम 11 और 7 18 187 x माइनस 11 चौक 44, तो 195x ये 187 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 187x बराबर माइनस का 44 ऐसा था प्लस का 60 इधर माइनस का 60 इधर जाएगा तो प्लस का 60। 195 में से 187 घटाए तो कितने बचे 8 7 15 8 में से 8 गए 0, हाँ तो 8x बचे बराबर 60 में से 44 गए तो कितने बचे 16 बचे, तो 8x बराबर 16 हो गया। तो x बराबर 16, 8 और x आपस में गुणा में इधर आएगा तो कायम जाए बटे में 8 दूनी 16, x बराबर कितना आया 2, x बराबर कितना आया 2। तो वर्तमान आयु क्या हो जाएगी बेटा, तो वर्तमान आयु हो जाएगी 13x लिखा है तो 13 गुणित 2 करेंगे, 13 गुणित 2 करेंगे तो 13 दूना 26 हो गई और इसकी 17 गुणित 2 करेंगे 17 दूना 34 हो गई। ठीक, अभी क्या है वर्तमान आयु ये है, तो 6 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, अभी वर्तमान आयु ये है तो 6 वर्ष बाद क्या है अंजू और संध्या। तो देखो अंजू की अभी क्या है 26, वर्तमान आयु 26, 6 वर्ष बाद क्या करेंगे 6 जोड़ देंगे और इसकी अभी क्या है वर्तमान आयु 34, इसमें भी 6 जोड़ देंगे तो 26 6 6 12 32 हो जाएगी और इसकी क्या हो जाएगी 34 और 6 40 हो जाएगी। तो 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात निकालना है, अनुपात कैसे निकालेंगे, तो अंजू ऊपर और संध्या, अंजू और संध्या ऐसे लिखा था 13 अनुपात, तो ये अंजू बटे संध्या, अंजू की कितनी 32/40, काट दो इसको, काटे तो 8 चौके 32 8 पंजे 40, इसके बाद नहीं कट रहा तो 4:5 आया, 4:5 डी वाले में है तो डी वाला अपना ऑप्शन सही हो जाए, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा डी वाला हो जाएगा। ठीक, अगला देखें, अगला है अ क्यूबॉइड हैव लेंथ 15 सेंटीमीटर, ब्रीथ 10 सेंटीमीटर, height 25 सेंटीमीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यूबॉइड इन सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम काय में निकलता है क्यूब में। एक घनाभ की लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर घन या घन सेंटीमीटर में घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन किस में निकलता है, तो घन सेंटीमीटर में, क्यूब सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर क्यूब में ही निकलता है। ऑप्शन है 1500, ऑप्शन बी 3175, ऑप्शन सी 3750, ऑप्शन डी 2500। बताइए, घनाभ का आयतन निकालना है तो घनाभ के आयतन का फॉर्मूला आपको याद होगा तो आप कर पाएंगे। बताइए फटाफट, फिर मैं बताता हूं। देखिए घनाभ का आयतन का फॉर्मूला है, घनाभ का आयतन का फॉर्मूला है, आयतन को वॉल्यूम भी बोलते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो लंबाई क्या है 15, चौड़ाई क्या है 10, ऊंचाई क्या है 25, तो कर दो 25 250 हो गया, 15 5 75 के 5 हासिल का 7
15 दूना 30 और 7 37 और 1 0 ये सेंटीमीटर क्यूब में आएगा उत्तर 3750 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला 50 नंबर का प्रश्न है, ऑप्शन में दिखेंगे नहीं तो इसमें ये लास्ट का 216 है। The total surface area of a cube is 96 centimeter square. The volume of the cube is, एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया TSA, टोटल सरफेस एरिया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है। घन का आयतन निकालना है, आयतन का फॉर्मूला याद है ना आपको। ऑप्शन ए 125 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन बी 100 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन बी 100 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन सी 64 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन डी 216 सेंटीमीटर क्यूब। ये फॉर्मूला याद होगा तो आप कर पाएंगे, बताइए फटाफट। 10 सेकंड दिया आपको, क्यूब का फॉर्मूला याद होगा तो कर लेंगे। वही जो घनाभ का आयतन का फॉर्मूला, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। अब इसमें सब समान होती, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान होती, तो भुजा की घात 3 हो जाएगी इसका, और क्या। तो घन का आयतन, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, टोटल सरफेस एरिया दिया है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहले हम घन का आयतन निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, तो भुजा निकालनी पड़ेगी। तो घन का टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है 6 गुणा भुजा की घात 2, 6 गुणा भुजा की घात 2 या 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर। तो भुजा ऐसा का ऐसा, घात 2 भी ऐसा का ऐसा, ये 96 से 6 गुणा में इधर जाएगा तो पट्टे में आ जाएगा, काट 6 कम 6 बचे 3, 6 6 36 16 बचा। तो भुजा का स्क्वायर बराबर 16, स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लग जाए, रूट, रूट 16 किसका स्क्वायर, 4 का, 4 चौक 16, तो 4 बाहर निकलेगा तो भुजा बराबर क्या हो गई, 4 सेंटीमीटर की हो गई। कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर। तो आयतन पूछा है, तो घन का आयतन, क्यूब का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज भुजा की घात 3, एक क्यूब तो भुजा की घात 3, तो भुजा क्या है 4 की घात 3, तो 4 गुणा 4 गुणा 4, 416 16 चौक 64 सेंटीमीटर क्या आएगा, क्यूब आएगा, क्योंकि आयतन है। तो 64 सेंटीमीटर क्यूब कौन से वाले ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी वाला है, तो सी वाला सही हो जाएगा। अगला 51 नंबर का प्रश्न है, देखो देखिए, द एरिया ऑफ स्क्वायर इज एक्स इफ इट्स साइड आर डबल देन द न्यू एरिया इज, एक वर्ग का क्षेत्रफल x है, यदि इसकी भुजाओं को 2 गुना कर दिया जाए तो नया क्षेत्रफल क्या होगा। ऑप्शन है 3x, ऑप्शन बी 2x, ऑप्शन सी 4x, ऑप्शन डी 42x। बताइए, सही जवाब दीजिए, 10 सेकंड है आप बताइए। सरल सा प्रश्न है, बताइए, 10 सेकंड दिया आपको। करें, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर दिया है x, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा की घात 2, भुजा गुणित भुजा बराबर x। तो भुजा क्या हो जाएगी हमारी, भुजा बराबर x, ऐसा कैसा स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट, तो भुजा क्या हो गई, अंडर रूट x। अब इसकी भुजाओं को 2 गुना कर दिया जाए, किसकी भुजाओं को, इस वर्ग की भुजा क्या निकली, रूट x, तो इसका दुगना करो, भुजा गुणा 2 करो, भुजा गुणा 2, तो भुजा क्या, रूट x गुणा 2, तो 2 रूट x हो गई, ये नई भुजा आ गई। तो नया क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, नया वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा की घात 2, तो भुजा क्या है 2 रूट x की घात 2, तो 2 रूट x गुणा 2 रूट x, क्यों, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार गुणा में, तो 2 दूनी 4 हो गया, और रूट x दोनों एक रूट में आ गए, दोनों एक रूट में आ गए। तो 4 ऐसा कैसा, दोनों में से एक बाहर निकल जाए, करण मर जाए, अर्जुन बाहर निकल, क्योंकि 2 का जोड़ा बनेगा, तो x बाहर निकला, तो 4x हो गई, क्या हो गई 4x। तो नया वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, पिछला था x, तो इसका 4 गुना हो गया ना, तो 4 गुना हो गया तो 4x, तो 4x वाला सी वाला हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अगला करें, स्क्रीनशॉट ले लो, नए वर्ग का क्षेत्रफल 4 गुना हो गया। ठीक, अगला 52 नंबर का प्रश्न है, देखिए 225 है आखिरी का ऑप्शन, द साइड ऑफ स्क्वायर आर डबल्ड
बाय हाउ मच परसेंट डज इट एरिया इंक्रीज, एक वर्ग की भुजाएं दुगनी कर दी तो उसके क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत वृद्धि हो जाती है? ऑप्शन ए 400% की, ऑप्शन बी 300% की, 300 लिखा है ओए, 300, ये 300, ऑप्शन सी 200% की, ऑप्शन डी 225%। सही जवाब दीजिए, 10 सेकंड दिया, 20 सेकंड ले ली, 20 सेकंड दी। अब चूंकि परसेंट में दिया है तो 100 में ही करेंगे हम। करें, वर्ग की भुजाएं दुगनी कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत इसकी वृद्धि होगी? तो हमने माना वर्ग का क्षेत्रफल, माना वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 100 सेंटीमीटर या कुछ भी मान, 100 मानिए, तो भुजा क्या हो जाएगी? भुजा हो जाएगी हमारी, क्या हो जाएगी? भुजा का वर्ग बराबर, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का वर्ग बराबर 100, तो भुजा क्या हो जाएगी? अंडर रूट 10 कर, अंडर रूट 100 कर लो, अंडर रूट 100 बराबर 10, तो भुजा क्या आई? भुजा हमारी आई 10, भुजा क्या आई? 10। ठीक, अब क्या लिखा है? इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाए अगर भुजा दुगनी करो तो भुजा को दुगना करो तो भुजा कितनी? 10, 10 को दुगना करो तो 10 क्या हो गया? 20, 20 कर लिया तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत के? तो नया वर्ग बन गया, नया वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा की घात 2, तो भुजा क्या निकली? 20, 20 की घात 2 बराबर 400 हो गया। कितना हो गया? 400। पहले कितना था? 100, तो 100 से कितना बड़ा? कितना बड़ा? 100 का कितना हुआ है? 300, 300% बढ़ा ना। 100 से कितना हो गया? नया 400 हो गया, तो कितना प्रतिशत बढ़ा? 100, 400 में 100 गए तो 300 बढ़ गया, तो 300% की 400 माइनस 100 बराबर 300% की वृद्धि हुई। 300% कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में। आपको क्या लगा? 400, 4 गुना की, आप यूं समझेंगे, लेकिन नहीं, कितने प्रतिशत की वृद्धि? 100 तो ऑलरेडी था वो, और 400 हो गया, तो कितना बढ़ा? कितने परसेंट बढ़ा? तो 300% बढ़ा, 100 का 300% बढ़ा हो। ठीक, अगला 52 का बी हो गया, अगला करेंगे 53 नंबर का है ये, पेडागोजी से संबंधित प्रश्न है, देखिए करें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट प्रोजेक्ट्स इन मैथमेटिक्स, गणित की परियोजनाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए, दे मेक स्कोरिंग इजी इन मैथमेटिक्स, वे गणित में अंक प्राप्त करना आसान करते हैं। ऑप्शन बी, दे प्रमोट इंक्वायरी स्किल्स, वे अन्वेषण कौशल को प्रोत्साहित करते हैं। ऑप्शन सी, दे इनहेंस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, वे समस्या समाधान कौशल को बढ़ाते हैं। ऑप्शन डी, दे एस्टैब्लिश इंटरडिसिप्लिनरी, वे अंतर विषयी अनुबंधों को स्थापित करते हैं। सही जवाब क्या हो जाएगा? 10 सेकंड दिया, बताइए, 10 सेकंड पर्याप्त। तो सही जवाब हो जाएगा, कौन सा सही नहीं है? तो जो गलत है वही सही है, तो ये प्रमोट इंक्वायरी स्किल्स को बढ़ाते, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को बढ़ाते, इंटरडिसिप्लिनरी एस्टेब्लिश करते हैं, तो कौन सा गणित अंक प्राप्त आसान तरीका है? ये बिल्कुल नहीं है, तो जो नहीं है वही सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि गलत पूछा था। 54 नंबर का प्रश्न है, दिख रहा होगा। Which one of the following teaching learning materials TLM is best suited to explain 1/10 is greater than 1/100 to class 4th student? निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री TLM कक्षा चौथी के छात्रों के लिए 1/10 1/100 से अधिक है, यह समझाने के लिए सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन ए, नंबर चार्ट, संख्या चार्ट। ऑप्शन बी, पोस्टर। ऑप्शन सी, 10x10 स्क्वायर ग्रिड, 10x10 10x10 वर्ग ग्रिड। ऑप्शन डी, डाइन्स ब्लॉक। कौन सा TLM ले जाएंगे आप 1/10 और 1/100 समझाने के लिए? ये आपको बताना है, 10 सेकंड दिया आप।
डाइट डीएलएड किया होगा आपने, बीएड किया होगा, उसमें आते हैं, उसमें आपने एक्टिविटीज की होगी, उसमें बताइए कि 1/10 और 1/100 से अधिक है, ये आपको समझाना है बच्चों को। तो क्या ले जाएंगे आप? 10x10 की ग्रिड ले जाएंगे कि संख्या चार्ट ले जाएंगे, पोस्टर ले जाएंगे, डाइस ब्लॉक्स ले जाएंगे? तो क्या ले जाएंगे? 10x10 के स्क्वायर ग्रिड ले जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाए। ठीक, फिर अगला 55 नंबर का प्रश्न है। देखिए, which among the following is not a reason for the importance of mathematics in the curriculum? निम्न में से कौन सा पाठ्यक्रम में गणित के महत्व का कारण नहीं है? ऑप्शन ए द बेसिस ऑफ ऑल साइंस, सभी विज्ञान का आधार। ऑप्शन बी डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना। ऑप्शन सी मैकेनिकल कंप्यूटेशन, यांत्रिक संगणना। ऑप्शन डी इंटरडिसिप्लिनरी, अंतर अनुशासनात्मक। बताइए, सही जवाब दीजिए। गणित के महत्व का कारण नहीं है, कौन सा कारण नहीं है इनमें से गणित के महत्व का पाठ्यक्रम में? नॉट अ रीजन ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम। 55 नंबर का प्रश्न है, सही जवाब दीजिए। 10 सेकंड दिया आप। विज्ञान का आधार भी है, निर्णय लेने में भी है, अंतर अनुशासन में, यांत्रिक संगणना खाली गणना करने के लिए नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मैकेनिकल कंप्यूटेशन, खाली यांत्रिक संगणना करने, जोड़ घटाव, खाली एक के बाद एक गिनने, एक के बाद एक यांत्रिक संगणना के लिए ये कारण नहीं है। ये सब भी तो कारण है। विज्ञान का आधार है निर्णय लेने में, इंटरडिसिप्लिनरी, केवल ये कारण नहीं है, मतलब ये उचित कारण नहीं है। फिर अगला 56 नंबर का प्रश्न है। ऑन इंट्रोड्यूसिंग अ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन इन अ क्लासरूम, अ टीचर एम्ड एट फॉलोइंग एस्पेक्ट एक्सेप्ट। एक कक्षा में एक बुद्धिशीलता सत्र को शुरू करने पर एक शिक्षक रिक्त स्थान को छोड़कर निम्नलिखित उद्देश्य रखता है। ऑप्शन ए एलिमिनेट फियर ऑफ रिस्क टेकिंग, जोखिम लेने के डर को खत्म करना। ऑप्शन बी टेप इनटू प्रायर नॉलेज, पूर्व ज्ञान का लाभ उठाना। ऑप्शन सी फाइंड द करेक्ट आंसर, सही उत्तर ज्ञात करना। ऑप्शन डी मल्टीपल अप्रोचेस टू द सेम प्रॉब्लम, एक ही समस्या के लिए एकाधिक दृष्टिकोण। तो किसको छोड़कर ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन कर रहे हैं आप टीचर, तो किसको छोड़कर निम्नलिखित उद्देश्य रखता है? इनमें से कौन सा छोड़ देता है कि ये उद्देश्य पूरा नहीं होगा, बाकी हो जाए? बताइए। 56 नंबर का प्रश्न है। तो खाली करेक्ट आंसर के लिए हम ये नहीं करते, जोखिम लेने का डर खत्म करना, पूर्व ज्ञान का लाभ उठाना, एक ही समस्या के लिए एकाधिक दृष्टिकोण, एक से अधिक दृष्टिकोण भी रखते हैं, लेकिन केवल सही उत्तर याद करना, ज्ञात करना, ये हमारा उद्देश्य नहीं होता है। बच्चा अलग अलग तरीकों से सोचे, अलग अलग तरीकों से उत्तर ढूंढने की कोशिश करे, आइडियाज उसके दिमाग में आए, ये सब हमारी कोशिश होती है ब्रेनस्टॉर्मिंग के दौरान। अगला 57 नंबर का प्रश्न है। देखिए, इन मैथमेटिक्स व्हाई ओरल वर्क इज सो इम्पोर्टेंट इन द इनिशियल स्टेज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। गणित में मौखिक काम एक समस्या को हल करने के लिए प्रारंभिक दौर में क्यों इतना महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए इट सेव्स मनी, ये पैसे की बचत करता है। ऑप्शन बी इट रिजल्ट इन द सेविंग ऑफ टाइम एंड एफर्ट थ्रू ओमिशन ऑफ सर्टेन स्टेप्स, इसके परिणाम स्वरूप कुछ चरणों की अनुपस्थिति से समय और प्रयास की बचत होती। ऑप्शन सी लर्निंग बाय दिस टेक्निक इज रिटेनेबल फॉर लॉन्ग टाइम, इस तकनीक से अध्ययन एक लंबे समय के लिए याद रखा जाता है। ऑप्शन डी इट इज वेरी लेबरस टेक्निक, बहुत थका देने वाली तकनीक है। तो गणित में मौखिक काम एक समस्या को हल करने के लिए प्रारंभिक दौर में इतना महत्वपूर्ण क्यों है? शुरुआत में प्राइमरी लेवल पर आप दोहराते हैं, पट्टी पाड़े याद करवाते हैं, एबीसीडी याद कर रटवाते हैं, तो ये क्यों महत्वपूर्ण है? यूं बताइए। पैसे की बचत करता है। बताइए, सही जवाब दीजिए। 57 नंबर का प्रश्न है। तो ना तो ये पैसे की बचत करता है, अध्ययन एक लंबे समय के लिए याद रखा जाता है, ऐसा भी नहीं, बहुत थका देने वाली तकनीक, ये भी नहीं है। इसके परिणाम स्वरूप कुछ चरणों की अनुपस्थिति से समय और प्रयास की बचत होती है। कुछ एक स्टेप्स अपन स्किप कर सकते हैं छोटे लेवल पे। तो इट रिजल्ट इन द सेविंग ऑफ टाइम एंड एफर्ट थ्रू ओमिशन ऑफ सर्टेन स्टेप्स, कुछ स्टेप्स
की मदद से हम थोड़ा समय और एफर्ट दोनों बचा सकते। 58 नंबर का प्रश्न है, अब मान लो पट्टी पड़ा नहीं आते ना, उसको काटना है तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, ये नहीं आते तो उसको पट्टी पाड़ा बनाना पड़ेगा। पट्टी पाड़ा बनाएगा तो कैसे बनाएगा, या तो जोड़ जोड़ के बनाएगा, गुणा करके बनाएगा, उसके लिए भी तो उसको ये याद होना चाहिए ना। तो इसलिए कभी कभी रटन विद्या भी अच्छी होती है। 2 का पट्टी पाड़ा, 3 का पट्टी पहाड़ है तो ये रटना ही पड़ेंगे आपको, और रटना कुछ मामलों में अच्छा भी है रटन विद्या, जैसे कि पहाड़ों में और पहाड़े याद करना, टेबल याद करना, और भी ABCD वगैरह इनमें भी चलता है। A teacher of mathematics applies dash to find the difficulties and weakness of the students. एक गणित के शिक्षक ने छात्रों की कमजोरी और कठिनाइयों को खोजने के लिए रिक्त स्थान का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए टीचिंग लर्निंग टेक्निक्स, शिक्षण सीखने की तकनीक। ऑप्शन बी कोहेंसिव आर्गुमेंट, एकजुट तर्क। ऑप्शन सी एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ग्रुप वर्क, समूह में काम करने के आवश्यक घटक। ऑप्शन डी डायग्नोस्टिक टेस्ट, नैदानिक परीक्षण। तो एक गणित के शिक्षक छात्र कमजोरी और कठिनाई ढूंढना चाह रहे हैं तो किसका प्रयोग करेंगे, ये आप बताना है। सही जवाब दीजिए, 10 सेकंड दिया, बताइए। 58 नंबर का प्रश्न है, सही जवाब दीजिए, 10 सेकंड दिया। तो प्रॉब्लम का पता लगाने के लिए कौन सी अच्छी तकनीक है, तो सबसे अच्छी तकनीक है डायग्नोस्टिक टेस्ट, नैदानिक परीक्षण। हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो भी क्या करता है, डायग्नोस करता है, मतलब समस्या की पहचान करता है। शिक्षक भी समस्या की पहचान करता है कि इसको जोड़ नहीं आ रहा, गठराव नहीं आ रहा, गिनती नहीं आ रही, पहाड़ा नहीं आ रहा, क्या नहीं आ रहा, तब जाके वो आगे स्टेप्स लेता है, आगे शिक्षण विद्या बनाता है उस बच्चे के लिए। 58 नंबर का डी सही हो जाएगा। अगला 59 नंबर का प्रश्न है। 59 नंबर का प्रश्न है, द करिकुलम मस्ट मीट द लर्नर्स डेज, पाठ्यक्रम अवश्य ही शिक्षार्थी की रिक्त स्थान से मिलना चाहिए। नीड, आवश्यकताओं से मिलना चाहिए। ऑप्शन बी ऑर्नामेंट, आभूषण से मिलना चाहिए। ऑप्शन सी डिफिकल्टीज, कठिनाइयों से मिलना चाहिए। ऑप्शन डी नन ऑफ द गिवन ऑप्शन, दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं से मिलना चाहिए। किससे मिलना चाहिए आपको बताना है, 10 सेकंड दिया आपको। 59 नंबर का प्रश्न है, उत्तर दीजिए। तो करिकुलम मस्ट बी द करिकुलम मस्ट मीट द लर्नर्स नीड्स, पाठ्यक्रम अवश्य शिक्षार्थी की आवश्यकताओं से मिलना चाहिए। किससे, आवश्यकताओं, बच्चों क्या सीखने की आवश्यकता है उससे मिलना चाहिए। अगला लास्ट प्रश्न है, 60 नंबर का प्रश्न है, बताइए। देखिए 60 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 60, हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ 1/16 kg ऑफ शुगर कैन बी मेड फ्रॉम 13/4 kg ऑफ शुगर। 13/4 किलो चीनी से 1/16 किलो चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन है 48, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 64, ऑप्शन डी 52 यानी कि 52। बताइए 13/4 किलो चीनी है कुल आपके पास, तो उससे 1/16 kg के कितने, 1/16 किलो kg के किलो चीनी के कितने पैकेट बनेंगे आपको बताना। 60 नंबर का प्रश्न है, देखो कितने हैं 13/4, इससे कितने 1/16 kg के कितने बनते, तो 1/16 बटे हम कर दो तो 13/4, 1/16 ऊपर है, 16 ऊपर, 1 नीचे, 4 चौक 16, 13 चौक 52, तो कितने पैकेट बनेंगे, 52 पैकेट बनेंगे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हलवा प्रश्न था, ठीक। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अब कल मिलते हैं। ये सेशन कंप्लीट हुआ, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड नाइट।